जमीन पर बैठने वाले जमीन के असली जमींदारों, सभागार में कुर्सियों पर बैठे हुए समाज के कुर्सीदारों और मंच रूपी चौकी पर बैठे हुए समाज के चौकीदारों, पथ प्रदर्शकगण, यह देश मूल निवासियों का है, मूल निवासियों का था, मूल निवासियों का है और मूल निवासियों का रहेगा। हम 75 बरस आज़ादी के बिता चुके, लेकिन फिर भी आज विधवा विलाप करते हैं कि हमें हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। जितने भी लोग समस्याओं का अंबार गिनाने में लगे हुए हैं, लेकिन उसके समाधान पर हमें चिंतन करना होगा। ये आज अगर हम सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं तो उन्होंने कभी भी समस्याओं को गिनवाया नहीं, समस्याओं का समाधान बतलाया और समाधान करके दिखलाया। तो आज समाधान की ओर हम लोगों को चर्चा करनी होगी, तब जाके हमारे महापुरुषों का सपनों का भारत बनेगा। तो समस्याएं क्यों हैं? सबसे पहले बुद्ध ने कहा था कि अगर कोई समस्या है तो उसका जरूर कोई ना कोई कारण होगा, कारण को ढूंढो और उस कारण को दूर कर दो तो समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये व्यवस्था गौतम बुद्ध ने दिया और बताया लोगों को। अब आज हमने देखा कि सबसे जो बड़ी समस्या है भारत में कि हम लोग सत्ता का अर्थ ही नहीं समझते हैं। अभी तक सत्ता का अर्थ, हम सत्ता को ही सारे समस्याओं को दूर करने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन सत्ता हम लोग समझते ही नहीं हैं। सत्ता का मतलब हम और आप, हमारे इंटेलेक्चुअल, हमारे नेता, हमारी जनता जो समझती है कि वो मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, एमपी बन गया, एमएलए बन गया, मुखिया बन गया, सरपंच मिल गया, हो गया सत्ता। जी नहीं, ये आप लोगों की भूल है। भारत के संविधान का अगर गहन अध्ययन आप करेंगे तो सत्ता का अर्थ सिर्फ विधायिका नहीं होता। विधायिका सत्ता का एक पार्ट होता है, लेकिन भारत के संविधान में सत्ता के 4 अंग हैं, 4 पावर हाउस हैं, और उन चारों पावर हाउस में जब तक अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के लोग जनसंख्या के अनुसार में 90% नहीं होंगे, तब तक आपके समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। वो 4 अंग कौन है? सबसे पहले जो सबसे बड़ा काम कर रहा है इस देश में हम लोगों के खिलाफ, वो है इस देश का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। क्यों? क्योंकि सत्ता का सबसे महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिका है। आज के दिन में 1993 में जब इंदिरा साहनी का केस आया, मिनर्वा मिल केस आया, केशवानंद भारती का केस आया, तो सुप्रीम कोर्ट के 7 जज, 9 जज, 14 जज ने बैठ करके फैसला कर दिया कि जज की बहाली अब राज्य सरकार के रिकमेंडेशन से नहीं होगा। कौन करेगा भैया? तो अब जज ही लोग एक कमेटी बना लेगा जिसका नाम कॉलेजियम रखा गया। और 1993 में इन इंटेलेक्चुअल डिजॉनेस्ट लोगों ने विद्वता पूर्ण बेईमानी करके कॉलेजियम का निर्माण कर दिया और वहीं से सत्ता का स्थानांतरण हो गया। इस देश में लोकतंत्र के जगह पर 1993 से जज तंत्र स्थापित हो गया है और हर काम विधायिका के जगह न्यायपालिका कर रही है। तो हमें क्या करना होगा? सत्ता के 4 तंत्रों में हमें 90% हिस्सेदारी के लिए आंदोलन चलाना पड़ेगा। कौन 4 तंत्र हैं? पहला है विधायिका, जिसका पहले शुरू में जिक्र किया। दूसरा है न्यायपालिका। तीसरा है कार्यपालिका, जिसमें देश की नौकरियां हैं, अफसर से लेकर चपरासी तक। और चौथा स्तंभ है मीडिया। तो इन चारों तंत्रों में मीडिया प्राइवेट सेक्टर में आता है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर भी भारत के संविधान के आर्टिकल 19 में विचार या व्यक्ति की स्वतंत्रता, देश की जनता की आवाज को सरकार तक और सरकार की आवाज को जनता तक पहुंचाने का काम मीडिया करती है। तो इन चारों तंत्रों में जब तक अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज का
90% हिस्सेदारी नहीं होगा, तब तक आपके जो समस्याएं हैं वो इसी तरह से बरकरार रहें, चाहे आज़ादी का 200 बरस बाद भी क्यों न हो जाए। इसलिए इस देश में संपूर्ण आरक्षण क्रांति की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सबसे पहले रिजर्वेशन की जरूरत है, और वहां जब तक रिजर्वेशन नहीं होगा तो आप देखते हैं वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि रिजर्वेशन का दायरा कैसे बढ़ाया जाए। चूंकि क्वांटिफिबल डाटा नहीं है, 1931 के बाद जनगणना नहीं हुआ है, आपके पास कोई डाटा नहीं है, इसलिए हम जो है आरक्षण को नहीं बढ़ा सकते। और जब जातीय जनगणना के लिए कोशिश किया जाता है तो वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जनगणना करने का तो अधिकार राज्य सरकार को नहीं है, इसलिए तुम कैसे करा रहे हो, इसको बंद करो, स्टे कर देता है। तो यही देखिए, इसी को कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, विद्वतापूर्ण बेईमानी। और एक ही आपको ये बतला देना चाहता है, मैं 34 वर्षों से पटना हाईकोर्ट में वकालत कर रहा हूँ, और अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है, 2-3 साल से वहाँ भी केस जाके बहस करता हूँ। तो 34 साल का मेरा जो अनुभव है, तो मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा केस नहीं है जिसको अलाउ करने के लिए ग्राउंड नहीं होते हैं और डिसमिस करने के लिए ग्राउंड नहीं होते हैं। दुनिया में कोई ऐसा केस नहीं है, दोनों पक्ष में पॉइंट्स होते हैं। अगर देने का मन है तो अलाउ वाला सारा ग्राउंड लिखा जाएगा, अगर डिसमिस करने का मन है तो डिसमिस करने वाला सारा ग्राउंड लिखा जाएगा। अब यही जो जनगणना वाला जो केस था, अगर मैं जज होता, अरुण कुशवाहा जज होता, तो पटना हाईकोर्ट से ऑर्डर आ जाता कि ये सेंसस नहीं है, जनगणना नहीं करा रही बिहार सरकार, ये जातीय जनगणना करा रही है, और जातीय जनगणना और जनगणना में अंतर है। संविधान में जातीय जनगणना का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो जनजातीय जनगणना करना संवैधानिक कोई बात, असंवैधानिक होने का सवाल ही नहीं है, इसलिए जातीय जनगणना कराने की छूट दी जाती है। रिट पिटीशन इज अलाउड, ये भी हो सकता है। और यही अरुण कुशवाहा के जगह पर अरुण झा अगर जज होते तो उनका ऑर्डर हो जाता, जो हुआ कि जातीय जनगणना के रूप में आप जनगणना ही करा रहे हैं, वो इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहे हैं, उसका अर्थ निकाल रहे हैं, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कर रहे हैं। अब आप लोग कहिएगा कंटेम्प्ट चल जाएगा आप पर, तो कंटेम्प्ट, जिस कंटेम्प्ट के भूत से डराता है हम लोग को, उसी कंटेम्प्ट का हम लोग ओझा हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का सेक्शन 5 में साफ सुथरा शब्दों में आलोचना करना न्यायालय का या न्यायालय के आदेश का कोई कंटेम्प्ट नहीं होता। फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट और जुडिशियल ऑर्डर और जुडिशियरी इन फेयर वर्ड्स इज नो कंटेम्प्ट। साफ सुथरा, आप लोग भी जानिए, बोल्ड रहिएगा अंदर से, साफ सुथरे शब्दों में किसी न्यायालय का, किसी आदेश का आलोचना करना कंटेम्प्ट नहीं होता है। ये सेक्शन 5 कहता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का। और सेक्शन 16 भी जानिए, 5 को कोई नहीं बताएगा ईमानवादी मीडिया, अब 12 को खूब बताएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का सेक्शन 12 को आपको डराने के लिए खूब बताएगा, और 16 सेक्शन को नहीं बताएगा। हम तीनों बतला देना चाहते हैं। 5 तो बता दिए कि साफ सुथरे शब्दों में अगर आलोचना करिएगा तो कंटेम्प्ट होवे नहीं करेगा। अगर 16 जान लीजिए, पहले 16 में लिखा हुआ है कि अगर इस देश के सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज, वो भी अगर कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द का इस्तेमाल करता है किसी गवाह के प्रति, किसी नागरिक के प्रति, किसी वकील के प्रति, तो उस जज पर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का सेक्शन 16 के तहत कार्रवाई होगी, और वो जज भी 6 महीना जेल जाएगा। ये प्रोविजन है, लेकिन इसका प्रचार आपने मनुवादी मीडिया ने कहीं किया न करेगा। ये तो हम लोग शुक्रगुजार हैं शंभू भाई का कि भारत में एक ही पत्रकार हम मानते हैं, भारत में एकमात्र पत्रकार हैं जो 90% की आवाज़ को उठा रहे हैं। शंभू भाई का हम शुक्रगुजार हैं, ये सब, इन सब मुद्दों को वो बड़े गंभीरता से उठा रहे हैं, और अब लगने लगा है कि पत्रकारिता में हमारे लोग भी अब खड़ा हो रहे हैं, चौथा स्तंभ हमारा भी हो रहा है।
तो सेक्शन 16 जान गए, जज पर भी कंटेम्प्ट फाइल करिए। हम लोगों ने एक बार किया था और उसमें बुला करके कहा गया कि देखिए ये बेंच और बार का मामला है। एक जज ने कह दिया था कि यू आर लिटिल फ्राई फॉर मी, आप मेरे लिए भुंजा पापड़ है, चिवा जाएंगे, आपका प्रैक्टिस बर्बाद कर देंगे। जज साहब पर कंटेम्प्ट फाइल हुआ। कंटेम्प्ट में यहाँ के बेईमान जजों ने क्या कहा, हाईकोर्ट वालों ने कहा कि जज का मतलब जो लिखा हुआ है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में, उसका मतलब हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज नहीं होता है, खाली लोअर कोर्ट का जज होता है। ये बेईमानी देखिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की अपील, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को बुलाया और गला मिलवाया, कहा कि ये बेंच और बार की लड़ाई है, वकील और जज की लड़ाई है, इसको भविष्य के गर्त में छोड़िए और दोनों मिल जाइए, यहीं पर ड्रॉप करिए सारा प्रोसीडिंग। और ये रिपोर्टेड जजमेंट है पटना हाई कोर्ट का 1986 का PL में, ये रिपोर्टेड जजमेंट है कि जज पर भी कंटेम्प्ट हुआ, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मिला करके ख़त्म किया। तो हम अपनी बात को ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं, चूँकि और भी विद्वान वक्ता हमारे सामने हमारे बीच बैठे हैं। हम इतना ही कहते हैं कि अगर विधायिका में कब्जा करना है, चारों तंत्र में तो कब्जा करना ही पड़ेगा, तभी समस्या का समाधान होगा, यही चारों पावर हाउस है। तो विधायिका में कब्जा करना है तो आरक्षण विरोधी नेताओं को वोट देना बंद करें, आरक्षण विरोधी पार्टियों को वोट देना बंद करें और अपने समाज का भी, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज का भी जो आरक्षण विरोधी चरित्र वाला नेता है और या पार्टी है, उसको भी वोट देना बंद करना होगा। क्योंकि अब हमारे ही लोग को हमारा दुश्मन भी खड़ा कर दे रहा है, तो हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं, हमारी जनता। तो आप प्रबुद्ध लोग हैं, आप लोगों को जाके समझाइए कि आरक्षण विरोधी लोगों को वोट नहीं देना है, नेताओं को आरक्षण विरोधी पार्टियों को नहीं देना है, आरक्षण विरोधी चरित्र वाले पार्टियों को नहीं देना है, और हमारे समाज का भी जो आरक्षण विरोधी चरित्र वाला नेता है उसको भी वोट नहीं देना है, आरक्षण समर्थकों को वोट देना है। तो विधायिका में आपका कब्जा हो जाएगा। दूसरा है न्यायपालिका, जहां सबसे मुश्किल था। जब 90 में मैंने वकालत ज्वाइन किया पटना हाईकोर्ट में, तो हमारे सीनियर थे रामविलास महतो, काला कलुट्ठा, देखने में एकदम नाटा। अब उनके साथ इतना अन्याय होता था, रिएक्शन हुआ हम में। मैंने उसी समय एक संगठन बनाया, न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन। अब हमको लोग वकील लोग आके तंग करना शुरू किया, ये सब क्या कर रहे हैं, यहीं पर बहस करना है, न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका तो सब बर्बाद कर देगा, सब वकालत खराब कर देगा, हमके करने दो। और हमने 90 में शुरू किया, ये संघर्ष चलता रहा और 2017 में मजबूर होकर के बिहार न्यायिक सेवा में आरक्षण लागू हुआ। डिस्ट्रिक्ट जज तक के बहाली में, डिस्ट्रिक्ट जज तक के बहाली में 17 के जनवरी में इस बिहार में आरक्षण लागू हुआ, 20 वर्षों के संघर्ष के बाद। और वो भी नीतीश कुमार जी का देन नहीं था। ये तो कहते थे कि बार बार हम लोग करते हैं, रद्द कर देता है। सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने 500 वकीलों को मजहर इमाम के केस में खड़ा किया, और वहां हम लोगों ने जब पूरा जोर लगाया जज के सामने, तो जज ने मजबूरी में कहा कि 25 वर्षों से 1/4 सेंचुरी से वहां आंदोलन चल रहा है और इसके बावजूद हाई कोर्ट और बिहार राज्य सरकार इसको डिसाइड नहीं कर रही है। तब जाके उन्हें डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि जनवरी 17 तक किसी हाल में इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तब जाके नीतीश कुमार को हम लोगों ने बोले कि अब आपके हाथ में गेंद दिलवा दिए हैं सुप्रीम कोर्ट से, अब तो कर दीजिए। तब जाकर के उन्होंने, उसके बाद भी हमारे बात पर नहीं, अच्छा ठीक है पीके शाही से पूछ लेते हैं। हम कहे भैया पूछ लीजिए पीके शाही से। वो लेकर के ऑर्डर पीके शाही से के पूछने गया, तो संजोग यह था कि हमको भी बुला लिया गया वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये तो ऑर्डर है, बना सकते हैं। तो वही 17 के जनवरी में बिहार न्यायिक सेवा में लागू हुआ, और आज कम से कम 500-700 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट हमारे हैं बिहार में। ये 18 बरस के संघर्ष का परिणाम हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आरक्षण के लिए भी हमने एक विधेयक ड्राफ्ट किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेज अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन बिल। अगर इस बिल को पारित कराने के लिए देश में आंदोलन हो जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आरक्षण की बात करेगा
वही आगे से भारत में राज करेगा। अगर ये नारा बन जाए देश का, तो वो बिल जो ही पारित होगा सुप्रीम कोर्ट ये पार्लियामेंट से, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बनेगा और उसमें जनसंख्या के अनुसार हमने जो ड्राफ्ट किया है उसमें 90% रिजर्वेशन होगा और तब जाकर के आपका न्यायपालिका पर कब्जा होगा। और दूसरे तरफ से हम लोग हमला जारी रखें, वो तो हमारा बाबा साहब अम्बेडकर के स्टाइल का लड़ाई है। विधेयक बनाया, उसको पारित कराओ, बाबा साहब के हिसाब से हम लोग एजिटेट कर रहे हैं। लेकिन एक आप लोग जगदेव प्रसाद की तरह भी एजिटेट करना होगा। क्या जैसे कहते थे कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये नारा था कांसीराम साहब का, ये नारा था जगदेव बाबू का, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो वोट देना बंद किया तो शासन खत्म हुआ। तो उसी तरह से एक नारा है, मुकदमा हमारा वकालत तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मुकदमा हमारा न्याय तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 97% मुद्दई और मुद्दालय भारत में SC, ST, MBC, OBC और माइनॉरिटी समाज के लोग हैं और 97% हमारे लिटिगेंट हैं। वही कोर्ट फी देते हैं, उन्हीं के पैसा से जज को वेतन मिलता है और हमारा ही गर्दन जज बन के काटा जाता है। तो जिस प्रकार से असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था, उसी प्रकार से हमारी जनता जिस दिन असहयोग आंदोलन चला देगी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आरक्षण नहीं होगा जज की बहाली में, तब तक हम आरक्षण विरोधी समाज के वकीलों को अपने समाज का एक भी मुकदमा नहीं जाने देंगे। ये क्रांतिकारी कदम होगा। तो न्यायपालिका में भी कब्जा होगा। और मीडिया के लिए तो आप ही के हाथ में है। जितना पेपर कौन खरीदता है, 90% आपकी आबादी है, तो 130 करोड़ तो आप ही हैं, 25 करोड़। तो 125 करोड़ आदमी जिस दिन संकल्प ले लेगा कि आरक्षण विरोधी न्यूज़पेपर को नहीं खरीदेंगे, तो उसका न्यूज़पेपर बिकना अपने आप बंद होगा, एडवर्टीजमेंट मिलना बंद होगा, तो न्यूज़पेपर बंद हो जाएगा। ये जनता के हाथ में है। उसी तरह से चैनल को भी बंद करवा सकते हैं जनता। जिस दिन हम आप उसका चैनल को खोलना बंद कर दें, तो उसका TRP ड्राम से गिरेगा, ना उसको एडवर्टीजमेंट मिलेगा, ना उसको कोई देखेगा, तो अपने आप वो चैनल बेकार हो जाएगा। इसलिए इस तरह से आप अपने लोगों का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, उसको देखिए, उसको खोलिए, तब आपका मीडिया पर भी आप ही के हाथ में है। तो सत्ता के चारों पावर हाउस, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, ये चारों में 90% हिस्सेदारी की जो आंदोलन हमने रास्ता बताया, जो जनता के हाथ में है, उस पर अमल करिए। और यही कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि दुश्मन बड़ा शातिर है, वो जमी छीन लेगा, गगन छीन लेगा, जमी छीन लेगा, गगन छीन लेगा। ऐ दलित पिछड़े अकलियतों तुम सोए रहे तो वो अर्थी से तेरा कफन छीन लेगा, कफन छीन लेगा। इसलिए जागते रहो, जागते रहो। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।